हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिमा तिवारी PRM। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कवर कर रहे थे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने आगे के 3-4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तक का पोर्शन अपन कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है माइक्रोबॉडीज और दूसरा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअली एनसीईआरटी ने जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है दैट इज अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उन्होंने माइक्रोबॉडीज, जहां पर चैप्टर एंड हो रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर अंत में उन्होंने माइक्रोबॉडीज के लिए सिर्फ 2 लाइंस लिख रखी हैं। बट हम माइक्रोबॉडीज में थोड़ा सा हल्का सा पार्ट एक्सटेंड करेंगे जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सिंगल मेम्ब्रेन में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन। पहली बात तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रक्चर होंगी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। दूसरा, ये सिस्टम की तरह काम करते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी ने इन सिंगल मेम्ब्रेन 4 स्ट्रक्चर्स को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा है, बिकॉज दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और वो 4 सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेक्यूल। तो हम यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले 4 सेल ऑर्गेनल्स कवर करेंगे जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वेक्यूल। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम ER की, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, दे आर नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। ये लाइन अपने को ध्यान रखनी है। इट इंक्लूड्स ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वेक्यूल। अब हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ER की। इट्स अ सेल। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ही कंटिन्यूएशन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, बस मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, कंटिन्यूएशन में ही हमें क्या देखने को मिलता है? समझिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूएशन में हमें साइटोप्लाज्म में ऐसे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में है और कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसे ही सेल में डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, जब आप इनको देखेंगे तो इनके ऊपर आपको ऐसे स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एंड दीज आर व्हाट? These are ribosomes। ये जो आपने स्मॉल बीड बनाई है, these are what? These are ribosome। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट में है। वो क्या है? दे आर राइबोसोम। और इनको, इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? इनको हम नाम देते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हैं उन्हें हम कहते हैं RER। क्लियर? दूसरे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बीड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इन्हें कहते हैं SER। दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। इफ दे आर लुकिंग बीडेड और रफ, सो दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ये इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेल में सबसे ज्यादा डिस्पर्स सेल ऑर्गेनेल यही है। ये पूरे सेल में ऑलमोस्ट बिखरा हुआ रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप ये देखिएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता हुआ सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड करता है। एक कंपार्टमेंट तो जो इसके अंदर है दैट इज व्हाट? ल्यूमिनल। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है उसे क्या, जो इसके बाहर वाला पार्ट है सॉरी, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट? ER। ER 2 तरह के हमने देखे, RER
SER ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। जिनके ऊपर राइबोसोम है वो क्या है, RER। जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो क्या है, SER। ये जो RER है ये यूजुअली इतना डिस्पर्स है कि ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। जो इसके अंदर है वो ल्यूमिनल, जो इसके बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आप समझिएगा बेटा, आपको बचपन से ये पता होता है, जब आप सेल पढ़ना शुरू करते हैं, बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, राइबोसोम का फंक्शन हर बच्चे को पता होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का फंक्शन है, तो RER का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, RER का फंक्शन भी हो जाएगा हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। सेम वे SER का क्या फंक्शन होगा, SER का काम है मेनली लिपिड की सिंथेसिस कराना। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बातें। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट एक बार आप सुन लीजिए। ये जो RER है, जहां पर ये मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर ये जो राइबोसोम की स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट आके लग जाती हैं, तभी ये क्या बना रही है, RER। तो इनका राइबोसोम का RER पर जो ER पर जो या मेम्ब्रेन पर आके जो लगता है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन की हेल्प से लगता है, एंड दैट प्रोटीन इज riboforin 1 and riboforin 2। These are two protein जिनकी मदद से ER पर राइबोसोम आकर अटैच होते हैं। Now come, present as a network or reticulum of tiny tubular structure in the cytoplasm। ये आपको दिख रहा है, ये tiny tubular structure ऐसे बना बना के साइटोप्लाज्म में आपको मिलते हैं। Divide the intracellular space into two compartments, luminal and extraluminal। ये मैंने अभी आपको बता दिया। On the basis of presence of ribosome, it is of two type, rough ER, RER। क्लियर, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्मूथ ER, राइबोसोम एब्सेंट होंगे। फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूं, RER का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, मेनली फाउंड इन द सेल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी वहां पे RER ज्यादा मिलेंगे। कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। SER लिपिड सिंथेसिस, एग्जाम्पल स्टेरॉइडल हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी बॉडी में जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन बन रहे हैं उनको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, SER। ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में आपको क्या मिल रहा है, RER। क्लियर, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं और ये देखिएगा टिब्यूलर स्ट्रक्चर, अभी एक लाइन लिखी थी ना कि टिब्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखते हैं, ये देखिएगा टिब्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको नॉर्मली SER भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस जो है
समझिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी बॉडीज की, इसे कैमिलियो गोल्जी ने देखा था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका एक फेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और दूसरा फेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, एक साइड कैसा है इसका, कॉन्वेक्स, दूसरा साइड कैसा है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स को ही एक और नाम दे या फॉर्मिंग फेस, और ठीक है, कॉन्वेक्स को ही क्या नाम देते हैं, सिस या फॉर्मिंग फेस, और कॉनकेव को क्या नाम देते हैं, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसका फंक्शन क्या है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस। सेल में जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं ये उसे मॉडिफाई करता है अगर किसी तरह की मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूं, जैसे समझिएगा ये रेड कलर का जो सब्सटेंस है, सपोज ये क्या है, ग्लाइकोजन। क्लियर? और ये ब्लू कलर का जो सब्सटेंस है, समझिए ये क्या है, प्रोटीन। तो अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सिस फेस से इस ग्लाइकोजन और प्रोटीन को अंदर लेगा, इसको अंदर मॉडिफाई करेगा, और ट्रांस फेज से क्या चीज बाहर रिलीज कर देगा, ग्लाइको प्रोटीन। तो आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ क्या हुआ है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को मिलाकर क्या बनाया गया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद 4 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना, ये सारी की सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अगर मेम्ब्रेन डिस्क लाइक शेप लेकर एक के ऊपर थोड़ी सी लग जाए तो दैट इज व्हाट, सिस्टर्नी। ठीक है, अगेन यही मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर लेकर, ये देखिए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये ट्यूब्यूल भी इसी का फॉर्म है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, वेसिकल और वेक्यूल। तो ये चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक साथ लगकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम आपको मैंने बता दिया है, मॉडिफिकेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, सिस फेस से जब इसने अनमॉडिफाइड सब्सटेंस को अंदर लिया तो इसने इसे एक मेम्ब्रेन से कवर किया है। क्लियर? फिर इसने इसे अंदर ले लिया, ठीक है, अंदर इसका मॉडिफिकेशन किया, और जब इसे बाहर रिलीज किया तो भी इसे एक मेम्ब्रेन से कवर करके रिलीज किया। तो क्योंकि ये सब्सटेंस को अंदर ले रहा है या बाहर रिलीज कर रहा है, अनमॉडिफाइड सब्सटेंस को अंदर ले रहा है, मॉडिफाइड सब्सटेंस को बाहर रिलीज कर रहा है, हर टाइम एक मेम्ब्रेन से बाउंड करके ये काम कर रहा है। इसीलिए इसके लिए एक टर्म हम और यूज करते हैं, पैकेजिंग ऑफ मटीरियल। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब समझिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि गोल्जी ईआर क्या कर रहा है, ईआर प्रोटीन का या लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है, आरईआर एंड ईआर, आरईआर एंड एसईआर। ठीक है, तो अगर ये प्रोटीन जो बनाई है ईआर ने, उसी ने आगे मॉडिफाई होकर क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही एसईआर जो लिपिड बनाएगा वो मॉडिफाई होकर क्या बना सकता है, ग्लाइकोलिपिड। तो आप देख सकते हैं कि आरईआर ने जो बनाया या एसईआर ने जो बनाया या ईआर ने जो बनाया, उसको आगे फर्दर इसने मॉडिफाई किया, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया ना, दैट इज व्हाई दे बोथ केप्ट इन दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आगे भी हम इससे अभी कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? सिस फेस क्या है, ट्रांस फेस क्या है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, किधर से अनमॉडिफाइड सब्सटेंस लिए जा रहे हैं, किधर से मॉडिफाइड सब्सटेंस को रिलीज किया जा रहा है, ये सब ध्यान रखना है। और यहां पर जैसे मैंने आपको इसीलिए एग्जाम्पल ही क्या लिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे ही हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन को एक स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। मेडिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, तो हम आंसर क्या करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब एक बार देख लेते हैं इसकी सारी बातें। डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्कवर्ड बाय, सिंपल सा क्वेश्चन याद रहता है, 1898। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, ये मिलता कहाँ है, न्यूक्लियस के पास में मिलेगा, ध्यान रखेंगे। हैव मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक या सिस्टर्नी,
ये डेटा जो एनसीईआरटी का है हमें जरूर ध्यान रखना है। इसका डायमीटर कितना होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। सिस्टर्नी का नंबर वेरिएबल होता है। हैव टू फेसेस, कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, डिस्टिंक्टिवली अरेंज्ड, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, बोथ आर डिफरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फेज अलग हैं, एक तरफ मैच्योरेशन है, सॉरी हाँ एक तरफ मैच्योरेशन है, दूसरी तरफ फॉर्मिंग है, तो दोनों एकदम अलग है। एक तरफ अनमॉडिफाइड सब्सटेंस है, दूसरी तरफ मॉडिफाइड रिलीज हो रहा है, दोनों फेसेस अलग है बट दे आर इंटरकनेक्टेड। क्लियर है? नाउ फंक्शन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल अभी अपन ने बताया, ठीक है, तब ये डिलीवर टू द टारगेट साइड। मटेरियल फॉर्म बाय ईआर is packaged in the form of vesicle with the cis phase and move towards the maturing phase. Reason why ER and Golgi bodies are interconnected. Clear है? Protein modification in done in cisternae before they release from the trans phase. Glycolipid and glycoprotein का formation भी यहीं पर हो रहा है. So this is the structure which is given in your NCERT. यहाँ पर इन्होंने सिस्टर्नी आपको बना रखा है। इधर से ये इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि सब्सटेंस को ले रहे हैं और इधर से सब्सटेंस को मॉडिफाई करके रिलीज किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है GERL, इवन तो दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट एक बार अपन देख लेते हैं। GERL का मतलब गर्ल, दिस इज नॉट GIRL वाला गर्ल जी, दिस इज GERL। इसका मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक गोल्जी, GERL का मतलब गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स लाइसोसोम। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया, इससे आपको एक पॉइंट और ऐड हो गया। अभी अपन ने ये तो देख लिया कि गोल्जी बॉडीज और ER एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही हैं। ये दोनों मिलकर ही क्या बना रही हैं? लाइसोसोम भी बना रही हैं। तो लाइसोसोम भी हो गया ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। अब सीक्वेंस याद रखना है, पहले ER है, ER ने जो बनाया उसको मॉडिफाई करने का काम गोल्जी बॉडीज को दिया। अब फाइनली गोल्जी बॉडीज क्या बनाएंगी? लाइसोसोम। क्योंकि इसलिए जरूरी, यहां पर आप देखते हैं तो पहले गोल्जी बॉडी आ रहा है फिर ER आ रहा है, ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम का सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ER, देन गोल्जी बॉडी एंड देन हम किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम की। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 50 से 55 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। समझिएगा, 50 से 55 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके अंदर 50 से 55 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब एसिडिक एंजाइम, इतने ढेर सारे एसिडिक एंजाइम, ठीक है। अब समझिएगा, लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम यूजुअली कैसे रहते हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी कई बार से नहीं पूछा गया, कई सालों से। समझिएगा, पूछा जाता था कि अगर लाइसोसोम के अंदर इतने एंजाइम है तो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा है? क्योंकि जब तक इसके पास कोई फूड नहीं देंगे, जब तक आप इसे कोई भी चीज नहीं देंगे डाइजेशन के लिए, तब तक ये एंजाइम्स कैसे हैं? इनएक्टिव स्टेट में हैं। जब इन एंजाइम्स को एक्टिव होना होता है तो क्या किया जाता है? प्रोटॉन पंप बनता है, H+ को अंदर भेजा जाता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP, ठीक है। और जब H+ इसके अंदर जाएगा तब यहाँ पर एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा और ये एसिडिक मीडियम क्या करता है? इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एक्टिव करता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप जो भी देंगे उसका डाइजेशन ये कर देगा। तो लाइसोसोम का मेन काम है डाइजेशन। इसके पास कितने ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं जो जब तक इनएक्टिव हैं, जब तक आप इन्हें कोई चीज डाइजेशन के लिए नहीं देंगे। क्लियर है? लाइसोसोम की शेप और साइज अलग अलग होती है, इसीलिए इसे प्लूरोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। आते हैं फिर और आगे कुछ बात करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर
formed by packaging in the Golgi apparatus. अभी GERL अपन ने देख लिया. They are abundantly present in phagocytic cell. अभी मैंने क्या कहा, आप इन्हें कुछ खाने को देंगे तो ये उसे डाइजेस्ट, कुछ भी दोगे तो ये उसे डाइजेस्ट कर देंगे. Phagocytic cell का काम ही क्या है, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करना. तो WBC कूपर सेल, उन सब में ये बहुत ज्यादा मिलेंगे. They are present in prokaryotic cell. Sorry, they are absent in prokaryotes. RBC, हायर प्लांट. ये पॉइंट बहुत अच्छा है. हायर प्लांट में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं. ठीक है, आरबीसी में तो सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो इसमें इतना बड़ी बात नहीं है. और प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल राइबोसोम के अलावा कोई मिलता ही नहीं है. लाइसोसोम वेसिकल्स आर फाउंड रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिंग, पीएच ध्यान रखेंगे 4 से 5. pH is maintained by pumping of H plus into the lysosome. ये मैंने अभी आपको बता दिया. Example of hydrolases, lipase, protease, carbohydrates, मतलब हर तरह के फूड का डाइजेशन कर सकते हैं. Function, extra and intracellular digestion. Autophagy, ऑटो मतलब खुद, फेजी मतलब खा जाना. सॉरी, अपनी ही बॉडी की पुरानी सेल्स, मरी हुई सेल्स, इन सब का डाइजेशन, इन सब को खत्म करना इज व्हाट, ऑटोफेजी. ये काम भी करता है. ऑटोलाइसिस, अपनी ही बॉडी पार्ट के, अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट को ब्रेक डाउन करने का काम भी ये करेगा. मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ऑब्वियसली अगर डाइजेशन करा रहा है तो रिजर्व को मोबिलाइज तो कराएगा ही कराएगा. अब हम 4 तरह के लाइसोसोम की बात करते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑटोफेजिक. समझिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम जो अभी अभी नया बना लाइसोसोम है जिसके एंजाइम्स इनएक्टिव हैं, प्राइमरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें आपने कोई डाइजेशन के लिए सब्सटेंस दिया, डाइजेशन हुआ और खत्म भी हो गया. मैंने अभी आपको क्या बोला था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाइजेशन खत्म हो रहा है. तो सेकेंडरी लाइसोसोम वो है जिसको फूड पार्टिकल दिया और डाइजेशन हो गया. टर्शरी लाइसोसोम, डाइजेशन के बाद क्या बचेगा आपके पास, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. तो टर्शरी लाइसोसोम कौन सा होगा, जिसके पास एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बचेगा. इसे रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं. ऑटोफेजिक, जो खुद से खुद को खाएंगे वो वाले लाइसोसोम. आप समझिएगा. यहाँ पर एक बात और मेंशन करते हैं हम कहते हैं समटाइम्स वी कॉल इट सुसाइडल बैग. नॉट ऑलवेज. When it is required only then they behave like a suicidal bag. और not require कहना भी सही नहीं होगा. जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है एक पर्टिकुलर टाइप की, तब ये सुसाइडल बैग की तरह काम करते हैं. व्हाट आर दोज कंडीशन? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक स्टारवेशन पर है, आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सीक्वेंस पता होगा. जब हमें एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले हमारी बॉडी किसे तोड़ती है, कार्बोहाइड्रेट को. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सपोज खत्म हो गया, फिर किसे तोड़ती है, फैट को. फैट भी खत्म हो गया तो किसे तोड़ेगी, प्रोटीन को. ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अब वापस आते हैं हम अपने लाइसोसोम वाले पार्ट पे. हमारी कोई पर्सन है बहुत लंबे समय तक क्या है, हंगर स्ट्राइक पर बैठा है. ठीक है, उसने अपनी कोई बात बोली, भाई मेरी ये बात माने सरकार, जैसे महात्मा गांधी भी काफी करते थे ये चीज. तो उन बैठ गए भाई अनशन पर, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं खाएंगे. ठीक है भाई, आप नहीं खा रहे हैं. सबसे पहले उनकी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट था उसको डाइजेस्ट करके बॉडी ने एनर्जी ली. कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फैट पर आई. अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो उनके शरीर में सच फैट था ही नहीं. तो जो थोड़ा बहुत फैट कहीं पर था उसको खोज खाज के लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया, एनर्जी ली. अब फैट खत्म होते ही किसकी बारी आई, प्रोटीन की. जैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है एक पॉइंट के बाद, डॉक्टर क्या कह देते हैं, इस पर्सन को आप कुछ खिला दो वरना इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है. वो लाइफ थ्रेटनिंग पॉइंट कब आया, जब प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ. और जैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, क्या हो जाना शुरू हो जाता है, ये लाइसोसोम अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ देती है. लाइसोसोम अपनी मेम्ब्रेन को जैसे ही तोड़ेगी, ये सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ बिखर गए, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी H+ आयन प्रेजेंट है, सारे एक्टिव हुए और पूरी की पूरी सेल को खत्म कर दिया. एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग. क्लियर है. आते हैं ऑटोफेजिक या सुसाइडल बैग, डाइजेशन ऑफ ओल्ड डेड सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स. इनके अलावा सुसाइडल की तरह कब काम करेगी ये मैंने आपको बता दिया है. लास्ट है हमारा वेक्यूल. वेक्यूल अगेन एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है,
किस तरह का सब्सटेंस इसके पास है, उसके बेसिस पर हम अलग अलग तरह के वैक्यूल की बात करते हैं। मेनली हम 4 तरह के वैक्यूल की बात करेंगे। वैक्यूल का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये मेडिकल एग्जाम्स का। टोनोप्लास्ट, आप कभी सोचा आपने किसी दूसरे ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन के बारे में कभी नहीं नाम दिया गया, कोई दूसरा कभी उनसे सवाल नहीं पूछा गया। यहीं से क्यों पूछा जाता है? आपको याद होगा जब मैंने सेल बाउंड्री पढ़ाई थी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था इसका नेचर यूनिवर्सल है, हर जगह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है। यहां पर सेल मेम्ब्रेन बाकी सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी अलग होती है। That is why it is named as a tonoplast। और इसीलिए क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। क्लियर है? अब देखते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल, फूड, गैस एंड सैप। मैंने क्या कहा? जिस तरह का काम है या जो चीज उसके अंदर है उसके बेसिस पर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन। मेन काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके जो एक्स्ट्रा पानी उनकी बॉडी में उसको बाहर निकालता रहता है। पर मरीन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फ्रेश वाटर बहुत कम होता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल नाम से समझ में आ रहा है, अगर अंदर फूड है तो फूड वैक्यूल। गैस वैक्यूल, इसी को स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, जो प्रोकैरियोट या साइनोबैक्टीरिया में बात करते हैं। इनमें गैस भरी होती है और ये क्या करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं। सैप वैक्यूल मतलब कोई लिक्विड भरा होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। प्लांट में मोर देन 90% ऑफ द सेल कौन कवर करके रखता है? वैक्यूल। It contain water, sap, excretory product and other material not useful for cell. Bound by single membrane called tonoplast, can occupy 90% of the cell of the volume, but only in plant cell. ये 90% जो है ये हर सेल में नहीं बोलेंगे। किस में बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में बोलेंगे। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होते ही नहीं, और अगर होंगे तो थोड़े बहुत एक दो होंगे, वो भी छोटे छोटे। Type of vacuole, contractile. In amoeba, it is important for osmoregulation and excretion. Food vacuole, in protist, engulfing of food particle form food vacuoles. Gas vacuole मैंने अभी आपको बता दिया। Sap vacuole जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। Function, facilitate the transport of ion and other material against the concentration gradient. सेल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना भी वैक्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, यहां पर एक दो पॉइंट और मैं ऐड करूंगी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैप वैक्यूल में कौन सा एसिड है या कंटेंट है जो सबसे ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है। और दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, कौन से एलिमेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम बोलते हैं के प्लस आयन। ठीक है, ये दो पॉइंट हम याद रखेंगे। एसिटिक एसिड और के प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एक और बहुत अच्छी बात है यहां पर समझिएगा, हम कहते हैं जो पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, ये कैसे होते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं। बट वैक्यूल के अंदर एक और पिगमेंट मिलता है जिसे क्या कहते हैं? एंथोसाइनिन, एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन कहां पर मिलेगा? वैक्यूल के अंदर, और ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल। आगे बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। अभी मैंने आपसे कहा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में एनसीईआरटी ने एक साथ किसको दे रखा है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, और अलग से किसे उन्होंने सिंगल मेम्ब्रेन में एज सच माइक्रोबॉडीज को उस जगह पर नहीं बताया है। लेकिन एनसीईआरटी जहां पर ये चैप्टर एंड कर रही है वहां पर अंत में 2 लाइनें लिख रखी हैं। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे माइक्रोबॉडीज क्या है। कुछ नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनके अंदर किसी ना किसी तरह की सॉरी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस चल रही होंगी। देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कंटेन वेरियस एंजाइम, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, एंजाइम्स होंगे प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या पार्टिकल
जहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चल रही है अदर देन रेस्पिरेशन। क्लियर? टाइप स्फेरोसोम, सीधे सीधे से नाम है, इनको अपने को याद रखना है। स्फेरोसोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम SER, सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट। क्लियर है? इसका स्फेरोसोम का काम क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। पैरोक्सीसोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझना यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में आप इस सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। पैरोक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनल्स में चलता है एक साथ, पैरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में मिलाकर ये सब पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, तो पैरोक्सीसोम हम वहां पे पढ़ा होता है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझे होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि पैरोक्सीसोम कहाँ मिलता है, पहला ऑप्शन है प्लांट, हम खटाक से टिक कर देते हैं। पैरोक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा। ठीक है, इसका एक काम और है, पैरोक्साइड का ब्रेक डाउन करना, H2O2 को तोड़ना। H2O2 आपकी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये इसको तोड़ता है। इसके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जैसे कैटलेज कहते हैं, वो इसका मार्कर एंजाइम माना जाता है। कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, साइट फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन इन प्लांट, साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम, साइट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। यहां पर भी है, ग्लाइऑक्सीसोम को स्पेशल टाइप ऑफ पैरोक्सीसोम भी कहते हैं। ट्रांसोसोम, ये एक इकलौतापन कह सकते हैं, एक्सेप्शन भी होता है माइक्रोबॉडीज का, आप चाहें तो पढ़ें वरना छोड़ सकते हैं। ये बर्ड्स में मिलता है, योग फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, बट ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं, ये आपसे कोई चांस नहीं कि पूछा जाए। तो यहाँ पर हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।